मैं डॉक्टर एल एन वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज भाटागांव रायपुर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन का एक चैप्टर है और जिसकी वीडियो लेक्चर की विभिन्न फ्लेवर लिए ये कड़ियाँ प्रसारित हैं। अब तक इसकी 14 पार्ट हो चुके हैं और आज इस चैप्टर की ये 15वीं और अंतिम कड़ी है। यद्यपि कॉमर्स और खासकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए विभिन्न विषयों, विभिन्न प्रश्नपत्रों पर इस प्रकार के वीडियो लेक्चर की एक अनवरत चलने वाली यात्रा प्रारंभ है, किंतु फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस चैप्टर की यह विराम की कड़ी है। इस चैप्टर के 15 कड़ियों में 15 विभिन्न प्रकार के पुष्पों का ये गुलदस्ता मानकर हम चल सकते हैं। इस चैप्टर की इस अंतिम कड़ी में हम आज एक नए बिंदु पर बात करेंगे। इसके पहले साझेदारी फर्म के विघटन के अध्ययन के क्रम में हमने इसको 2 पार्ट में बांटा था। नंबर 1, ऐसी साझेदारी फर्म का विघटन जिसके सभी साझेदार सॉल्वेंट हो, सक्षम हो। और अध्ययन के दूसरे क्रम में हमने दिवालिया साझेदारी फर्म का विघटन देखा। इस दिवालिया साझेदारी फर्म के विघटन में अब तक हम फर्म के एक साझेदार का दिवालिया होना, फर्म के एक से अधिक साझेदार का दिवालिया होना, उसकी स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं और उसके प्रश्नों को हमने हल किया है। आज हम फर्म के सभी साझेदारों का दिवालिया होना, इस पर बात करेंगे। जब फर्म के सभी साझेदार दिवालिया होते हैं या दिवालिया होने की स्थिति पे होते हैं, जब उनका दायित्व असीमित होने की जगह उनकी निजी संपत्ति का सरप्लस सीमित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों को हल करने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि प्रश्न को हल करने के पहले ही हमें यह देख लेना चाहिए कि फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी हैं और फर्म के पास उपलब्ध कैश या बैंक बैलेंस और फर्म की संपत्तियों से वसूली कितनी हो रही है। अगर वह पर्याप्त है एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए, तब हमें पूर्व के समान एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। किंतु यदि फर्म के पास उपलब्ध राशि, कैश और बैंक बैलेंस और संपत्तियों से वसूली एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तब हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करते हुए उनका अलग से खाता खोलना चाहिए। और ऐसी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट जब साझेदारों से उनके निजी संपत्ति का जो आधिक्य है वह आ जाता है, उसकी व्यवस्था हो जाती है और तब करना चाहिए। यहां भी 2 स्थिति हो सकती है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज का सभी प्रकार से व्यवस्था करने के बाद 100% भुगतान हो जाए, सो गुड। लेकिन यदि बाहरी दायित्वों का फर्म के पास उपलब्ध कैश और बैंक बैलेंस
संपत्तियों से वसूली और साझेदारों की निजी दायित्व का जो सरप्लस है, सब तरीके से व्यवस्था करने के बाद भी 100% भुगतान नहीं हो पाता है, तो जो उपलब्ध राशि हम भुगतान करते हैं वो तो ठीक है, जो भुगतान नहीं कर पाते हैं वह फर्म के लिए लाभ माना जाता है और ऐसा लाभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से फर्म की पुस्तकें आसानी से बंद हो जाती हैं और प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए सफिशिएंट फंड है या नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट, और नहीं है तो उनका अपना ओन अकाउंट में बैलेंस दिखा के आखिरी में पेमेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, जब साझेदारी फर्म में एकाधिक या सभी साझेदार दिवालिया होते हैं तो यह हमें ज्ञात है कि जिस क्रम में साझेदार का पूंजी खाता डेबिट बैलेंस दिखाता है, हम उसी क्रम में उस साझेदार को दिवालिया मानते हैं। जब तक किसी साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट बैलेंस में कोई भी अमाउंट दिखाता है, तब तक उस अमाउंट की सीमा तक उस साझेदार को हम दिवालिया नहीं मानते हैं या नहीं मानना ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक क्रम निर्धारित करने के लिए जिस साझेदार का पहले कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा वो पहले दिवालिया माना जाए और जिसका बाद में डेबिट बैलेंस आए वो बाद में दिवालिया माना जाए। ऐसा क्रमशः करते चले जाना चाहिए। इस चीज को हम एक प्रश्न के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, तो आज उसी प्रश्न को हल करते हैं। लीजिए, प्रश्न है एल, एम और एन तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-3-5 है और 30 जून 2019 का इनका बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में है स्टॉक, एल को एडवांस दिया गया वो है, बैंक का बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है 16,000 का। एसेट्स का टोटल है 72,000। लायबिलिटी साइड निगाह डालें तो दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें दिखती हैं, क्रेडिटर्स और बैंक लोन, जबकि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलाकर 20,000 लायबिलिटी साइड में दिख रहा है और इस तरफ का टोटल भी 72,000 है। प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 30 जून 2019 को फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया गया। सभी संपत्तियों से 40,000 रुपए वसूल हुए। एल की एक निजी संपत्ति है, उससे 8,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। एम दिवालिया हो जाता है और एन की निजी संपत्ति से रुपए में 50 पैसे अर्थात 50% वसूल हो सकता है। आपको प्रश्न में निर्देश है कि फर्म की पुस्तकें बंद करनी है। यदि हम इस प्रश्न को देखें तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बैंक लोन और क्रेडिटर्स ये दो को मिलाकर 52,000 की हो रही है, जबकि फर्म के पास बैंक बैलेंस 2,000 का है और विभिन्न संपत्तियों से 40,000 वसूल हो रहे हैं। इस प्रकार 42,000 फर्म के पास व्यवस्था है। अगर एल के एडवांस को हम वसूल करें जो कि 4,000 का है और एल की निजी संपत्ति का सरप्लस भी 8,000 है, तो भी 4,000 इसको मिला लें तो टोटल 46,000 हमारे पास होता है। और हमें अभी ये नहीं मालूम है कि एन की निजी संपत्ति से जो रुपए में 50 पैसे या 50% वसूल होगा वो अमाउंट कितना होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करके उसका अलग से अपना अकाउंट में उसका बैलेंस दिखाएं और आखिरी में जब एन से भी कलेक्ट हो जाए, पूरा अमाउंट कलेक्ट हो जाए, तब हम उनका पेमेंट करें। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। स्टॉक को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ले जाते हैं। एडवांस टू एल, एल को जो फर्म ने एडवांस दिया है उसको एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, एडवांस टू एल अकाउंट, और उसमें ट्रांसफर करते हैं डेबिट बैलेंस में। बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में शो करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 16,000 है यह पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2-3-5 है उस पर बांट देते हैं। चूंकि ये एसेट साइड में है, लॉस है,
इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एल के हिस्से में 3200, एम के हिस्से में 4800 और एन के हिस्से में 8000 की लॉस आई है। और इस प्रकार बैलेंस शीट का एसेट साइड आपका शिफ्ट हो गया है। लायबिलिटी साइड में आए तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, तो इनका दो अलग अलग इनके नाम से खाता न खोलते हुए संक्षिप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्रेडिटर्स और बैंक लोन का एक ही अकाउंट खोलते हैं और उसमें दोनों का बैलेंस 52,000 हम दिखा रहे हैं। तो इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो नेचुरली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये बैलेंस हम शो कर रहे हैं और इस प्रकार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी आपका शिफ्ट हो गया। यहां पर पहला स्टेप आपका समाप्त हो जाता है। दूसरा स्टेप के लिए हम देखें, संपत्तियों से 40,000 की वसूली हो रही है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम बैंक के थ्रू इस वसूली को दिखाते हैं। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड 40,000, इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। संपत्ति से वसूली हो गई, दायित्व को हम आखिरी में पेमेंट करेंगे करके अलग से रखे हैं, इसलिए यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे स्टेप पे आए, रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है जो कि डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000, मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन, यह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 में तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका पूंजी खाता प्रभावित करते हैं। तो एल का पूंजी खाता 2000, एम का पूंजी खाता 3000 और एन का पूंजी खाता 5000 प्रभावित हुआ है। यहां पर तीसरा स्टेप आपका समाप्त होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है तो इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन, एल 2000, एम 3000 और एन 5000। अब हम देखें तो एल के पास निजी संपत्ति का 8,000 रुपए सरप्लस है, उसमें से फर्म ने जो एल को एडवांस दिया है 4,000 का, उसकी हम रिकवरी कर लेते हैं। तो जब रिकवरी करेंगे तो एल के एडवांस अकाउंट के क्रेडिट में बैंक खाते से रिकवरी करेंगे और यहां पर एल का एडवांस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो एल के एडवांस अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में एल एडवांस अकाउंट 4,000, एल का एडवांस अकाउंट बंद हो चुका है। आगे देखें तो अब है एन का जो निजी संपत्ति है उससे रुपए में 50 पैसे अर्थात 50% रिकवरी होगी, एम से कुछ भी रिकवरी नहीं होना है। तो साझेदारों का पूंजी खाता हम देख लें तो पहले एन से रिकवरी कर लें। तो एन का है डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस का शेयर है 8,000 और रियलाइजेशन का लॉस है 5,000। टोटल डेबिट साइड का टोटल 13,000 आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड में केवल बैलेंस शीट का जो कैपिटल का बैलेंस था 6,000 वो है। तो इस प्रकार यहां पर एन की पूंजी की कमी अभी आ रही है 7,000 रुपए, जिसका 50% वसूल होगा 3,500। इसको हम बैंक खाते को प्रभावित करते हैं। तो एन के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट 3,500, ये एन से वसूली हो रही है, इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में एन का कैपिटल अकाउंट 3,500, एन से वसूली हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की दशा में हम आगे बढ़ें तो देखते हैं चूंकि एम भी दिवालिया है और एन से फाइनल हम रिसीव कर चुके हैं तो लगभग एन भी दिवालिया है, लेकिन यहां पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एम और एन में किसकी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पहले आता है। तो देखें एम का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है 4,800 और 3,000, टोटल 7,800, जबकि क्रेडिट में है 8,000 और यहां पर एम का जो कैपिटल अकाउंट है 200 का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब इस अमाउंट की सीमा तक एम अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। एन का यदि हम देखें तो डेबिट साइड का 9,500 है, जबकि क्रेडिट साइड का 9,500 है और डेबिट साइड का 13,000 है। तो इस प्रकार 3,500 का एन का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है जो कि पूंजी की कमी है और इसमें कोई वसूली अब संभव नहीं है। देखने से साफ पता चलता है कि एम और एन में अभी की स्थिति में
एन पहले दिवालिया हुआ है तो उसकी पूंजी की कमी जो 3500 है उसको पहले हम एल और एम को वहन करवाएंगे। अब यहां पर हम दो प्रकार के अनुपात ले सकते हैं, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। एन की पूंजी की कमी 3500 को एल और एम अपने चिट्ठे में दिए गई पूंजी 6000 और 8000 इट मीन्स 6:8 अनुपात में अगर वहन करेंगे तो यह स्थिर पूंजी अनुपात कहलाएगा। और यदि इस बैलेंस शीट में दिए गए पूंजी में से बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस का जो शेयर इन्होंने बांटा है अगर उसको हम माइनस कर दें तो यह परिवर्तनशील पूंजी अनुपात में आ जाएगा। तो देखें तो एल की पूंजी 6000 है जबकि लॉस ऑफ जो प्रॉफिट लॉस का शेयर है वो 3200 है। इस प्रकार एल की जो परिवर्तित पूंजी है 2800 की बचती है, जबकि एम की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल यहां पर है 8000 और 4800 का शेयर ऑफ लॉस है तो इसकी पूंजी परिवर्तित होकर 3200 आ गई है। तो अब जो परिवर्तित पूंजी के आधार पर एल और एम का जो रेशियो बन रहा है परिवर्तनशील पूंजी आधार पर वह 28:32 का बन रहा है। तो हम इसी परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर एन की पूंजी की कमी 3500 को एल और एम को वहन करवाएंगे। तो एल वहन करेगा इस 3500 का 28/60 28/60 भाग, तो एल के हिस्से में आएगी पूंजी की कमी का हिस्सा 1633 रुपए और एम वहन करेगा 32/60 भाग, तो उसके हिस्से में आएगा 1867 रुपए। और इस प्रकार एन की जो 3500 की पूंजी की कमी है इसको एल और एम ने 28:32 में ये वहन किया है, इससे एन का पूंजी खाता बंद हो जा रहा है। एंट्री है एन के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एल और एम का कैपिटल अकाउंट, तो इसका प्रभाव पड़ेगा एल और एम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एन का कैपिटल अकाउंट 1633 एंड एम 1867। अब हम देखें एम का, तो एम का जो क्रेडिट टोटल आ रहा है 9667 और इस तरफ डेफिसिट इस तरफ का ज्यादा है, डेबिट का 9667 डेबिट का है और क्रेडिट में केवल 8000 का है। तो 1667 की डेफिसिट ऑफ कैपिटल एम की हो रही है और अब सक्षम साझेदार केवल एल बचा है जो एम की पूंजी की कमी को वहन करेगा। तो एम के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एल का पूंजी खाता 1667 और इस प्रकार एम का पूंजी खाता यहां पर बंद हो जाता है। तो इसका प्रभाव पड़ेगा एल के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एम का पूंजी खाता 1667। एन की पूंजी की कमी को एम ने वहन किया और एम की पूंजी की कमी को अब एल वहन कर रहा है। अब हम देखें एल की कैपिटल अकाउंट को, तो इसका डेबिट टोटल आ रहा है 8500 और क्रेडिट साइड में डेफिसिट कर रहा है 2500। तो यह इसके पास अमाउंट सरप्लस पड़ा हुआ है, 8000 सरप्लस था इसकी निजी संपत्ति का, जिसमें से 4000 रुपए हमने एडवांस का रिकवर किया है। तो इसके पास 2500 अभी है, तो वो हम बैंक के थ्रू ले लेते हैं। तो एंट्री होगी एल के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट, तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में एल का कैपिटल अकाउंट और यहां पर एल का कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाता है। अब हम केवल बैंक अकाउंट जो खुला हुआ है उसका टोटल देखें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इसका बराबर आ जाए यदि हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट कर दे। 52,000 की हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज है और हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस, रियलाइजेशन जो संपत्तियों से वसूली हुई वो, एल के एडवांस से 4000 हमने रिसीव किया वो, एन की निजी संपत्ति का जो 50% हमने वसूल किया 3500 वो, और एल का जो डेफिसिट ऑफ कैपिटल था 2500 वो। इस प्रकार कुल 52,000 का अमाउंट फर्म के पास अवेलेबल हो गया है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के लिए 100% उपलब्ध है। तो हम यहां पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को बैंक के क्रेडिट में बैंक लोन और क्रेडिटर्स अकाउंट करके
पेमेंट करेंगे वैसे ही बैंक खाता प्रभावित हो जाएगा। बैंक के क्रेडिट में बैंक लोन अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट का हमने पेमेंट किया है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। बैंक लोन और क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट 52,000 और इस प्रकार यहाँ पर बैंक लोन और क्रेडिटर्स अकाउंट भी बंद हो गया और फर्म की सभी पुस्तकें यहाँ पर बंद हो गई हैं। इस प्रश्न में खास बात यह थी कि एल, एम और एन, जिसमें प्रश्न में स्पष्ट बोल दिया था कि एम दिवालिया हो गया है। प्रश्न में यह कहा गया कि एन की निजी संपत्ति से रुपए में 50 पैसे मतलब 50% वसूल हो रहा है, मतलब एन भी दिवालिया है। प्रश्न में यह भी कहा गया था कि एल की निजी संपत्ति से 8,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं, मतलब वो भी दिवालिया की कगार पर खड़ा है। हमने तीनों पार्टनर्स को देखा तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस वाला कैपिटल केवल एन का निकला, तो उसकी जो एन की पूंजी की कमी थी वो परिवर्तित पूंजी आधार पर हमने एल और एम द्वारा वहन करवाई। ऐसा करने से एम का जो क्रेडिट बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस में आ गया, मतलब एम की पूंजी की कमी आ गई। फिर हमने उसको एल को वहन करवाया और एल की जो पूंजी की कमी थी उसके पास उतना अमाउंट उपलब्ध था तो हम फर्म में लेके आकर पूरे बाहरी दायित्वों का 100% भुगतान कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि किस पार्टनर्स की पहले कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो दिवालिया उस सीमा तक नहीं होगा, जिसका पहले डेबिट बैलेंस होगा वो पहले दिवालिया होगा और उसी क्रम में दिवालिया होने का क्रम सह होते चले जाएंगे और जो सक्षम साझेदार हैं वो उनकी पूंजी को वहन करते चले जाएंगे। मुझे आशा है कि इस चैप्टर की ये अंतिम कड़ी, जो कि विभिन्न 15 कड़ियां हैं, 15 फ्लेवर टाइप के क्वेश्चन मुद्दों पर बात करने के लिए, ये भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।